यूपी टेट एग्जाम के लिए मैथ के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2020 में मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे प्राथमिक स्तर में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। खेत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया नहीं है, जो दिया है पहले उससे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर परिमाप 46 दिया गया है, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो इसे लिखेंगे 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46। लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 46 में भाग हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये 23 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से विकर्ण 17 मीटर दिया गया है, तो विकर्ण यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 17 का स्क्वायर लिख देंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, ये दूसरा समीकरण आपका बन गया। अब यहाँ पर जो पहला समीकरण ए प्लस बी और ए प्लस बी बराबर 23 जो दिया गया है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अपने पास से कलम काफी रखिए ताकि आसानी से आप इसे नोट कर सकें, इसे सॉल्व कर सकें। अब देखिए समीकरण 1 का जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। और 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 289 है दूसरे समीकरण में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर 289 लिख देंगे प्लस 2ab बराबर 529। अब 2ab लिखेंगे बराबर 529 पहले से है, 289 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 529 में, तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 240 बटा 2 कर देंगे तो आपका 120 हो जाएगा। तो 120 क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है, मतलब खेत का क्षेत्रफल है, क्योंकि ए और बी का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर है। ए बी का मतलब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है 120, तो यहाँ पर 120 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 2 की घात -1 की होल घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। चलिए इसको पहले सरल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की घात -1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। इसकी घात क्या है, -1 है, -1 लिखेंगे। और इसको और सरल करेंगे तो 1/2 की घात -1 को हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको प्रश्न देखना है, जो आपका उत्तर आया है क्या यह अभाज्य संख्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो पहला तो आपका सही है, ठीक है। सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, तो बी भी आपका सही है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। 2 का गुणक है, देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी संख्या स्वयं की गुणज होती है, तो 2 स्वयं का गुणक भी होगा, तो यहाँ पर सी भी आपका सही है। विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो डी आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए बी सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या क्या हो सकती है, विषम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है, जो कि सम संख्या भी है। और एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे आपका 9 हो गया। 9 एक विषम संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यहाँ पर एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। चलिए आपको 2 सूत्र यहाँ पर याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया है, तो बहुभुज के अंतः कोण का सूत्र क्या होता है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र होता है n-2 गुणे 180 बटा n, ठीक है। n क्या है, बहुभुज की भुजा है, ये अंतः कोण है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। यहाँ पर बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया है, तो इसमें हम माइनस करेंगे बाह्य कोण को, तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 डिग्री बटा n, और दोनों का अंतर कितना दिया है,
60 दिया है तो 60 कर देंगे आगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको n यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। ऊपर आपका क्या होगा, 180 का n में गुणा करेंगे तो 180 n ये आपका हो जाएगा, और माइनस 360 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस n एक कम n और 360 एक कम 360, ये आपका हो जाएगा बराबर 60। आगे ये पहले से ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 180 n है, 180 n इसको लिखेंगे, आगे माइनस 360 और 360 ये माइनस जुड़ जाएगा, ये 720 आपका हो जाएगा, और आगे 60 ये जो भाग है n यहाँ पर गुणा हो जाएगा 60 n। अब 180 n और यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे 60 n को, 180 n में 60 n क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 180 n में 60 n माइनस करेंगे तो 120 n आपका बचेगा, और बराबर यहाँ पर माइनस 720 दूसरी तरफ प्लस 720 हो जाएगा। अब n को यहाँ पर अलग कर लेंगे तो 720 बटा 120 आपका हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बरछंग 72, यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। किसी भी सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, तो असंख्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकल्प से इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार छोटी दो संख्याओं के वर्गों का योग शेष तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प चेक करेंगे, 8 और 15 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि होता है तो यह आपका सही हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, 15 का 225 और 17 का स्क्वायर बराबर 289, ये हो जाएगा। 225 64 जोड़ देंगे तो ये 289 हो जाएगा, और आगे भी 289 है, तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी दो संख्याओं के वर्गों का योग शेष तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य हो। देखिए दोस्तों, 9 से विभाजिता का नियम है, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 + 1 + 7 + जेड + 8 ये बराबर हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 20 + जेड। अब जेड के स्थान पर क्या रखें कि 20 में उसे जोड़ने के बाद ये 9 से विभाजित हो जाए। 1 रखेंगे तो 21 बन जाएगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, जेड के स्थान पर 2 रखेंगे तो। 3 रखेंगे 23 हो जाएगा, 4 रखेंगे 24 हो जाएगा, 5 रखेंगे 20 5 25 हो जाएगा, 6 रखेंगे 20 6 26 हो जाएगा, 9 से ये नहीं कटेगा, और 7 रखेंगे तो 20 7 27, 9 3 27 कट जाएगा। इसका मतलब 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड के स्थान पर क्या होगा, 7। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2 की घात a × 3 की घात b × 5 की घात c बराबर 2160 है तो 3 की घात a × 2 की घात -b × 5 की घात -c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 2160 को हम 2 3 और 5 के आधार में बनाएंगे। इसके लिए हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, किसका, 2160 का। तो 2160 का जल्दी से आप लोग गुणनखंड कीजिए। पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, फिर 0, फिर 2 8 16, फिर 0, 2 5 10, 2 4 8 ये कट गया, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 ये कट गया। अभी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 1 7, 2 5 10। अब इसके बाद 3 से, 3 4 12 1 13, 3 5 15, इसके बाद 15 3 45, इसके बाद 3 5 15, फिर 5 1 कम 5। मतलब 2 यहाँ पर 4 बार है, 3 3 बार है, और 5 1 बार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात a × 3 की घात b × 5 की घात c को बराबर 2160 के स्थान पर यहाँ पर 2 की घात कितना लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार है, 2 की घात 4 × 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की घात 3 × 5 1 बार है, तो 5 की घात 1। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान हो गया। जब आधार समान हो गया तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो घात यहाँ पर 2 की घात a जो है, इसमें a बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की घात 4 है दूसरी तरफ, तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में 3 की घात a × 2 की घात -b × 5 की घात -c का मान ज्ञात कर लेंगे। 3 की घात a
लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की घात a के स्थान पर 4 लिख देंगे, 3 की घात 4, ठीक है, गुणे 2 की घात माइनस b है तो b बराबर 3 है तो 2 की घात माइनस 3 यहाँ पर लिख देंगे, गुणे 5 की घात माइनस c है तो 5 की घात यहाँ पर माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि c बराबर 1 है। 3 की घात 4 का मतलब ये आपका 81 हो जाएगा, गुणे 2 की घात माइनस 3 का मतलब ये 1/2 की घात 3 हो जाएगा, मतलब 1/8 हो जाएगा, गुणे 5 की घात माइनस 1 का मतलब ये आपका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 81 एक कम 81 ऊपर हो जाएगा और नीचे 8 पंचे 40 हो जाएगा, 81/40 बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें यक्स का मान। चलिए यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 8 लिखा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 के सामने 64 है, 3 के सामने यहाँ पर 27 है, 1 के सामने यक्स है, इसका मान ज्ञात करना है, 2 के सामने 8 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंकों के सामने जो संख्या लिखी है ये घन के रूप में लिखी है। 4 का घन 64, 3 का 27, 2 का 8, तो 1 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स के स्थान पर 1 ही आएगा। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। देखिए दोस्तों आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसी बंटन का बहुलक आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, 100 गुणे यक्स बटा 100 प्लस यक्स। यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, तो 100 गुणे 60 हो जाएगा और नीचे 100 प्लस 60 कर देंगे, 100 प्लस 60 कर देंगे, ठीक है। 100 का 60 में गुणा करेंगे तो ये आपका 6000 हो जाएगा और नीचे 160 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत। अब इसके बाद 0 0 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 600 में अब 16 से भाग करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37.5%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 37.5%। चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो यहाँ पर मान लेते हैं घन की भुजा की लंबाई क्या है, a है। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा घाते 3 मतलब a की घाते 3 हो जाएगा घन का आयतन। और घन में फलक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो फलकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फलकों की संख्या 12 हो जाएगी और भुजा यहाँ पर a माना गया है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन a की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों a की घात 3 मतलब घन का आयतन a की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे, 12a लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फलक जो है फलकों की संख्या ये 12 है। तो a की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, a की घात 2 बचेगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 12। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर पूछा गया है, इसका सूत्र क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 6 गुणे a स्क्वायर के स्थान पर 12 लिख देंगे, 12 संग 72, 72 वर्ग इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 यहाँ पर बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ष 2016 में अमित का वेतन पूछा गया है, 2016 में। तो देखिए दोस्तों 2018 में अमित का वेतन कितना था, 1,26,500 और यहाँ पर 2016 से उसका वेतन 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन कितना था पूछा गया है। तो 2016 में मान लेते हैं उसका वेतन कितना था, यक्स रुपए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,26,500 बराबर यक्स गुणे 10%, 15% की बढ़त की बात की गई है। 10 का मतलब 110/100 करेंगे, गुणे 15 का मतलब 115/100 लिखेंगे।
अब इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 1,26,500 गुणे 100 बटा 110 गुणे 115। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से कॉपी में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए का मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर 1,00,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है। संख्याओं का मासा गुणे संख्याओं का लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर मासा 6 है, लासा क्या है 432 है, बराबर 48 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे। ये आपका 6 गुणे 432 बटा 48 हो जाएगा। इसको आप जल्दी से सरल कीजिए, कितना आएगा 6 8 48 ये हो जाएगा। और 8 से भाग करेंगे, यहाँ पर 8 5 40, 3 43, 32 बन गया, 8 चौक 32। तो यहाँ पर 54 आपका राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, इसलिए महीने का दूसरा शुक्रवार कब होगा। तो इसमें हम 16 में 7 माइनस कर देंगे, मतलब 9 तारीख को पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दूसरा फ्राइडे। ठीक है, तो महीने का पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, पहला फ्राइडे कब पड़ेगा। इसमें 9 में 7 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा, मतलब 2 तारीख को। तो इस प्रकार से महीने का पहला दिन क्या हुआ, देखिए पहला फ्राइडे 2 तारीख को है, तो पहला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार होगा। पहला दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तब महीने का पहला मंगलवार कब होगा, 6 तारीख को होगा। पहला मंगलवार कब होगा, ये आपका 6 तारीख को होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि महीने का पहला दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। तो पहला मंगल कब होगा, 6 तारीख को होगा। महीने का चौथा मंगल कब होगा, तो इसमें आप देखिए पहला 6 तारीख को है, चौथा मंगलवार ये आपका 27 तारीख को होगा। कब होगा, 27 तारीख को होगा। आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, पहला मंगल 6 को है, इसमें 7 जोड़िए तो 13 को हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, और 20 को हो जाएगा तीसरा, 27 को हो जाएगा चौथा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि a प्लस बी बटा सी बराबर a प्लस बी बटा ए बराबर सी प्लस ए बटा बी बराबर k हो तो k का मान क्या है। यहाँ पर k का मान निकालना है। यहाँ पर 3 समीकरण आपको एक प्रकार से दिया गया है। जैसे a प्लस बी बटा सी बराबर k लिख सकते हैं, a प्लस बी बटा सी बराबर k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आपका समीकरण क्या बनेगा, a प्लस बी बराबर सी के बनेगा। ये पहला समीकरण है। इसी तरह से सभी में समीकरण बना सकते हैं। b प्लस सी में b प्लस सी बराबर क्या बनेगा, b प्लस सी बराबर ए के बनेगा, क्योंकि यहाँ पर b प्लस सी बटा ए बराबर के इसमें भी लिखेंगे, ये आपका दूसरा बन जाएगा। इसी तरह से आगे आप लोग कर सकते हैं, c प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, b के बन जाएगा, ये तीसरा समीकरण। अब समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर के कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस c ये आपका बचेगा। इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा और बराबर के a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पर k की तुलना करेंगे, k बराबर क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा, k बराबर 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है।
देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा सदैव अधिक होता है। जैसे 4.2 प्लस 5.9, 4.92 प्लस 5.9 ये बड़ा है किससे? 8.1 से। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 10.1 बड़ा है 8.1 से। तो यहाँ पर जो माप दिया गया है, इन मापों में से 4.2, 5.9 और 8.1 सेंटीमीटर से किसी एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का अंश x मान लेते हैं, हर को यहां पर देखिए अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब अंश में 2 जोड़ने पर तो x में 2 जोड़ देंगे और हर में 3 घटाने पर और इसमें 3 घटा देंगे तो 1 प्राप्त होता है, बराबर 1 लिख देंगे। अब x प्लस 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2। एक यहाँ पर -3 में घटेगा तो -2 बचेगा। अब x और यहाँ पर 2x है, पक्षांतर करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, x घट जाएगा तो -x बचेगा और -2 और यहाँ पर पक्षांतर +2 दूसरी तरफ -2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 4 हो गया तो भिन्न क्या होगा? भिन्न में अंश को x माना गया था तो ऊपर 4 हो जाएगा, हर को 2x प्लस 1 यहाँ पर बनाया गया था प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गुणे 4 प्लस 1 कर देंगे तो 4/4 दूनी 8 1 9, 4/9 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, -9 माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस 24 भागे 13/7, 13 - 7, यहाँ पर बार का चिन्ह लगा हुआ है 13 - 7 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -9 है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका -8, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा और 6 का भाग करेंगे 24 में तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, 6 चौक 24, यहाँ पर 4 हो जाएगा। -9 माइनस यहाँ पर देखिए -8 प्लस 4 है तो यहाँ पर 4 इसमें घटेगा तो क्या बचेगा? ये -4 बचेगा। आगे यहाँ पर देखेंगे -9 माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे ये 4 हो जाएगा। -9 + 4 बराबर -5, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि मासा a,8 बराबर 4 और लासा एलसीएम a,8 बराबर 24 हो तो a का मान है। यहाँ पर विकल्प से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं a के स्थान पर 12 है तो 12 और 8 का मासा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 12 और 8 का मासा अगर निकाल के देखेंगे तो कितना होगा? 4 होना चाहिए। 8 1 कम 8, 4 12, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये कट गया, बिल्कुल यहाँ पर मासा 4 आ गया, 4 लिख देंगे। ऐसे ही एलसीएम में देखिए a,8 है तो यहाँ पर 12,8 लिखेंगे और इसका लासा 24 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 आ गया, बिल्कुल सही आया। लासा भी मासा भी सही है, इसका मतलब 12 ही यहाँ पर एक के स्थान पर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कमरे की लंबाई और चौड़ाई में सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र आपको याद होगा, -x - y फिर +xy बटा 100। तो -x के स्थान पर -10 लिखेंगे, y के स्थान पर -20 लिखेंगे, प्लस 10 गुणे 20 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 20 10 30 ये हो जाएगा, 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो -28% ये आपका हो जाएगा। इसके बाद
फिर से कुल कमी तथा ऊंचाई में वृद्धि यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि -28 है, इसमें यहाँ पर ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है तो +5 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस -28 गुणे 5/100 करेंगे। 28 में 5 घटाएंगे, ये आपका -23 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा और 28 और 5, यहाँ पर देखिए 5 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -28/20। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 20 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एक विषय में 20, तो 20 का 23 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 तिहाई 60 की 0 हासिल 6, 20 दूनी 40, 6 46, 460, ये -460 और आगे -28, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और 6 2 8 ये आपका हो जाएगा और यहाँ पर 4 पहले से 4, तो -488/20 ये आपका हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, भाग देंगे 20 से, तो ये -24.4% के आसपास आएगा। 24.4%, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई होगी। लंबाई यहाँ पर देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, 15 मीटर का मतलब 1500 मीटर और 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, तो ये 1517 हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले। लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, आपको पता है क्षेत्रफल। तो 1517 गुणे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप निकालेंगे। वर्गाकार टाइल्स की माप निकालेंगे, इसके लिए इसका 1517 और 902 का मासा निकालना पड़ेगा। मासा आप लोग निकाल लीजिए भाग करके, दोनों का मासा कितना आएगा आप लोग जल्दी से भाग करके निकालिए। 1517 और 902 का 41 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए मासा इसका 41 सेंटीमीटर आ गया, तो कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो ये 41 का स्क्वायर या 41 गुणे 41 हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 41 गुणे 41 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है पूछा गया है, लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसके लिए जो कमरे का क्षेत्रफल है उसमें टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल 1517 गुणे 902 था, इसमें हम 1517 गुणे 902 इसमें किससे भाग करेंगे, 41 गुणे 41 से भाग करेंगे। इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है। इसको आप सरल करेंगे तो ये आपका गुणा भाग करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 814 आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे आप अपने कलम और कॉपी की सहायता से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 814। गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या है। तो जो घात यहाँ पर दिया गया है इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 167 में पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा इसको देखेंगे, ठीक है। 4 चौक 16, 4 एकम 4 3 7, 3 यहाँ पर शेष बचेगा शेषफल। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जो लास्ट में 3 है, 3 यहाँ पर लिखकर इसकी घात 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 3 3 9 27 और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मान लेते हैं भिन्न x/y है। इसमें कह रहा है कि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, तो x प्लस x गुणे 20/100 कर देंगे और नीचे y प्लस y गुणे 25/100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 25% बढ़ा दिया जाता है। और आगे
भिन्न 3/5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये आपका कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस x/5 बचेगा और नीचे y प्लस y/4 बचेगा और बराबर 3/5, ये पहले से ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस x/5 है तो ये आपका हो जाएगा 6x/5 और नीचे ये आपका हो जाएगा 5y/4 और बराबर 3/5, ये पहले से ही है। इसको गुणा करके लिखेंगे तो 6x/5 गुणे 4/5y बराबर 3/5। इस तरह से आपका हो जाएगा 6 का 4 में गुणा 6 24x और नीचे 5 25y हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए 24x/25y बराबर 3/5। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 8x बराबर 5y बचेगा। तो इसमें x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 बचेगा। पहला ऑप्शन 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ पर पहला विकल्प है और इसके बाद इसमें आपके तीसरे में देखिए ये संख्या 5240 जो है और 5240 के अंतिम 3 अंक जो हैं मतलब 240 जो है ये 8 से विभाजित है। 8 3 24 ये कट जाएगा और 128 जो है 8 1 कम 8, 4 12, 8 6 48 ये भी कट जाएगा आपका। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला और तीसरा आपका 8 से कटेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए दोस्तों 6 शीर्ष होते हैं। प्रिज्म की 3 फलकें जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या से। भुजाओं की संख्या 3 है तो यहाँ पर 2 गुणे 3 बराबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर प्रतिशत हानि होगी। 10 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 4 की दर से। तिरछा यहाँ पर गुणा कर लेंगे दोनों का। ठीक है, 10 चौक 40 और ये 6 छक 36। 40 और 36 में देखिए 4 का अंतर है तो 4/40 गुणे 100 कर देंगे तो हानि प्रतिशत आपका आ जाएगा 4 दाम 40, 10 दाम 100, 10%। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10%। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं? 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? तो देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। 1/1000 किलोग्राम। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोग्राम को 10 की घात -3 भी लिख सकते हैं किलोग्राम। तो यहाँ पर 10 की घात -3 और 1/1000 दोनों सही है, ए और बी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर। देखिए दोस्तों किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए संख्या में 100 से गुणा किया जाता है। तो 0.01 स्क्वायर गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 0.01 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.0001 गुणे 100%। गुणा करेंगे तो ये 0.01% हो जाएगा, या इसे हम 1/100% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.01% और 1/100 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/100% यहाँ पर लिखा गया है, इसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए डी का मतलब सी ऑप्शन।
यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। मान लेते हैं संख्याएं x और y हैं। क्या है? x और y हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 यहाँ पर दिया गया है, समीकरण 1 बन गया। गुणनफल कह रहा है कि 36 है, तो x y बराबर 36 लिख देंगे, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर जैसे x और y है, तो x का 1/x, y का 1/y, तो 1/y माइनस 1/x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, x y यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर x माइनस वाई बचेगा। अब इसमें x माइनस वाई बराबर 5 रख देंगे और x y बराबर 36 रख देंगे, तो ये 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 5/36। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।